देखिए साहब, आज हम बात करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण के पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप सभी के लिए, और आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडित्य टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन आंसर को इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपको हम अपनी वेबसाइट पे लेके चलते हैं। ये देखिए साहब, ये है हमारी वेबसाइट pandittechnical.in। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं pandittechnical.in। आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, चूँकि हमारा चैप्टर चल रहा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं सभी हमने इस पोस्ट के ज़रिए स्पष्ट करने की कोशिश कर दी है, सभी इस पोस्ट के ज़रिए हमने यहाँ पे लिख दी है। तो अगर आप इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कराने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप इस पूरे थ्योरेटिकल लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, इस पूरे पोस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद से आप इस शेयर के बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब जैसे ही आप पूरे जो है वो वेबसाइट के पोस्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इससे आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम आपके लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोथर मेयर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा मेंडलीफ और चौथा डोबेराइनर। तो आप फटाफट बताइए कि किसने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया है। अगर आप पार्ट 1 इसका देखे होंगे वीडियो लेक्चर तो आप बहुत आसानी से इसको टिक कर सकते हैं, या फिर अगर वेबसाइट के पोस्ट पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने आंसर करेक्ट बता दिया होगा। तो देखिए, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जिसने किया था उसका नाम है डोबेराइनर। डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। इन्होंने अपने इस नियम के ज़रिए ये बताने की कोशिश की थी कि अगर हम तत्वों को 3-3 के समूह में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक बीच वाला तत्व जो है वो पहले और तीसरे तत्वों के योग का लगभग मध्यमान होता है। यानी कि इस तत्व का जो परमाणु भार होगा, एटॉमिक वेट होगा, इस तत्व के परमाणु भार और इस तत्व के परमाणु भार का योग का आधा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था डोबेराइनर का नियम। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन आई थिंक आपने अभी तक दे दिया होगा। तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम है डोबेराइनर। डोबेराइनर का त्रिक नियम ही कहते हैं। अभी अभी नियम के बारे में मैंने बताया कि प्रत्येक बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार के योग का लगभग मध्यमान होता है। ठीक है, तो ये डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, और इस नियम का नाम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। इससे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। पार्ट 1 में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है कि अष्टक नियम क्या है। तो देखिए, अभी तक अगर आपने सही आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। आप इसी तरीके से अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अभी तक नहीं दिए हैं तो समझ लीजिए कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूलैंड था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इसको क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने अपने नियम के ज़रिए ये बताया था कि अगर तत्वों को उनके परमाणु
भार के क्रम में अगर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, अगर तत्वों को उनके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट के क्रम में बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो प्रत्येक पहला तत्व जो है वो अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता दर्शाता है। यानी कि पहले तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व का गुणधर्म में लगभग कुछ कुछ चीज़ें समान रूप से दिखती हैं। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? न्यूलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसने दिया था? अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज़ को डिस्कस कराया, तो आप आई थिंक सही आंसर दे चुके होंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार ही अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो प्रत्येक जो पहला तत्व है वो अपने से 8वें तत्व के गुणों में समानता दर्शाएगा, यानी कि समान गुणों वाला होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? बहुत आसान चीज़ है और बहुत बार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए, ये नियम जो है वो मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ के अनुसार अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल बाद, एक निश्चित समय के बाद हम देखते हैं कि कुछ तत्वों के गुणों में समानता दिखने लगती है। ठीक है, तो यही उनका नियम स्पष्ट रूप से था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि उनको अगर एक परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित समयांतराल बाद से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोज़ले, मेंडलीफ, अवोगाद्रो और डाल्टन। फटाफट बताइए आप हमें कमेंट में कि कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई थिंक अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर सटीक तरीके से दे दिया होगा। देखिए, आधुनिक आवर्त नियम जो है वो मेंडलीफ के आवर्त नियम का संशोधित रूप है। मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि मेंडलीफ का जो आवर्त का नियम था उसमें कुछ सुधार करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने मेंडलीफ के नियम को संशोधित किया? मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने, और इसी के आधार पर उसका नाम क्या पड़ा? आधुनिक आवर्त नियम, या फिर कहीं कहीं मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें संशोधित किस वैज्ञानिक ने किया था? मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक मोज़ले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अभी अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधित करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे मोज़ले का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या किया? देखिए, मेंडलीफ ने यह कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन मोज़ले ने उसके नियम में संशोधित करके ये कहा, क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष थे, बहुत सारी कमियां थी, तो उसको सुधार करते हुए मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित समयांतराल बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस नियम को मोजले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मूल आधार क्या है, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, और मोजले यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का मूल आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। तो अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखा के भी बताया था कि अक्रिय गैसों को शून्य समूह में रखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक बार और चीज़ों को स्पष्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने ये बताया था कि अक्रिय गैसों को, जितने भी अक्रिय गैस हैं जो किसी अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, उनको शून्य समूह में रखा गया है और उन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये तत्व जो हैं वो अक्रिय तत्व हैं, इनर्ट एलिमेंट है, इनको शून्य समूह में रखा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो मैंने आपको 5 ग्रुप को बताया था पार्ट 1 में, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले ग्रुप में ही मैंने आपको बताया था, ग्रुप फर्स्ट में मैंने ये बताया था कि ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं, जैसे H, Li, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb, Cs और Fr, ये सभी तत्व क्या हैं, ये सभी क्षार धातुएं हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में एक अच्छे तरीके से बता देता हूं कि कौन कौन से ग्रुप को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझा देता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से समूह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि उस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्षार धातुएं कौन सी हैं, तो देखिए ये जो पहले समूह का तत्व देख रहे हैं, ग्रुप 1 के जो जितने भी तत्व हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb, Cs, Fr, जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ के सभी तत्वों को इसमें क्षार धातु कहते हैं, अल्कलाइन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्रुप आप सभी के सामने यहाँ पे ये है कि दूसरे ग्रुप के जितने भी तत्व हैं, Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी जो तत्व हैं, ये जो आप अपने ग्रुप 2 में देख पा रहे होंगे, इन सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट कहते हैं। तो इसे भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी तत्व क्या हैं, ये सभी जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट हैं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए 5 ग्रुप को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊँगा, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 2 तो हो गया, अब तीसरा है ग्रुप 11। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं इन्हें आप याद कर लीजिए, Cu, Ag, Au और Rg, यानी कि कॉपर, सिल्वर, सोना। ठीक है, तो ये सभी तत्व जो हैं वो क्या हैं, ये तत्व को हम सिक्का धातुएं कहते हैं, मुद्रा धातुएं कहते हैं, क्योंकि इनसे जो है वो मुद्राएं बनाई जाती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, इसीलिए जो है वो इनको क्या कहते हैं, मुद्रा धातुएं, सिक्का धातुएं कहते हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ग्रुप 17 जो है, इसमें हैलोजेंस को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Ag, Jus, ये सभी तत्व जो हैं वो हैलोजेंस हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा लास्ट जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अक्रिय गैस, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको कराया था कि अक्रिय गैसों को, अक्रिय तत्वों को हम किस समूह में रखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शून्य समूह इसको कहते हैं, शून्य समूह में हम इसको रखते हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। ठीक है, तो इस चीज़ को, और यहाँ पे देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, जिसमें 58 से लेके 71 तक के तत्व लेंथेनाइड में और 90 से लेके 103 तक के तत्वों को हम एक्टिनाइड सीरीज में रखते हैं। तो ये
पूरा पीरियोडिक टेबल में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा ये जो तीसरे आवर्त के तत्व आप देख रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी तत्वों को निरूपक या फिर प्रारूपिक तत्व कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो फर्स्ट ए में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप ए में, ग्रुप 1 में मैंने आपको दिखाया, ग्रुप 1 के फर्स्ट ए में जो है वो क्षार धातुओं को रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। मैंने आपको अभी अभी इस चीज़ को बताया कि ग्रुप 11 का जो तत्व मैंने आपको दिखाया था, ग्रुप 11 में जो तत्व दिखाया था उसमें फर्स्ट बी के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, उसको जो है वो हम सिक्का धातुएं कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप उस दीर्घाकार आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म को देखेंगे, चित्र को, तो आपको 11 नंबर ग्रुप में फर्स्ट बी के तत्व जो हैं वो सिक्का धातु नजर आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तत्व का मौलिक गुण कौन सा है? परमाणु भार है कि अणु भार है कि परमाणु संख्या है कि परमाणु घनत्व है? तो देखिए, अभी तक जितना भी संशोधित करके अभी तक जितना नियम दिया गया है उसके अनुसार अगर बात करें तो तत्वों का मौलिक गुण परमाणु संख्या है। ठीक है, क्योंकि पहले मेंडलीफ के अनुसार परमाणु भार था मौलिक गुण, लेकिन उनका नियम फेल हो जाने के बाद मोजले साहब ने इसको संशोधित करके और परमाणु संख्या तत्वों का मौलिक गुण कर दिया। ठीक है, और यही अभी तक चला आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? धातु तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु यानी कि मेटल जो है वह एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे धातु तत्व पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो धातु यानी कि, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सटीक हो गया कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो फटाफट आप कमेंट्स में बताइए, क्योंकि अभी अभी हमने इस चीज़ को आपको बताया। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको बताना है। संक्रमण तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ कि संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। तो देखिए, आवर्त सारणी के 21 से 30 तक के तत्व और 39 से 48 तक के तत्व और 57 से 80 तक के तत्व और 89 से लेके 112 तक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, और इन सभी तत्व, इसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, वह सभी तत्व जो है वो धातु होते हैं, इसलिए हम इसको संक्रमण धातु भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है? संक्रमण तत्व की विशेषता ये होती है कि उनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं वह आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी कि अपूर्ण डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि संक्रमण तत्व की विशेषता ये होती है कि उसके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, डी ऑर्बिटल अपूर्ण रहते हैं। ठीक है, और कितने से कितने तत्वों को मैंने बताया, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 से 30 तक के तत्व आवर्त सारणी में, 39 से लेकर 48 तक के तत्व, 57 से लेकर 80 तक के तत्व और 89 से लेकर 112 तक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसका पार्ट 3 भी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो पार्ट 2 ही है, अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये भी, इसके बारे में भी आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट pandeytechnical.in पे जाके आप सभी चीज़ों को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।